नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टार्ट के इस सीरीज़ में। तो आइए इस मशीन के सीरीज़ में इलेक्ट्रिकल मशीन के इस लेक्चर में हम लोग पहला लेक्चर आज डिस्कस करते हैं, जो हमारा इंट्रो लेक्चर होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके कितने प्रकार हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने के लिए होता है और आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिमांड किया जाता है। तो बेसिकली एक हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे बिल्कुल अपने तरीके से, यानी हम आपको एक माइंड मैप प्रोवाइड कर देंगे इसके लिए, जिसके सहायता से आप पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना रिवीजन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये इंट्रो लेक्चर है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद जो हमारा लेक्चर 2 आएगा उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट वेरियस मशीन विच ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें बहुत से ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मोटर है, अल्टरनेटर है और ट्रांसफार्मर है। तो इन चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, आइए एक मिनट मैं पेन टूल इनेबल कर लेता हूँ। तो आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिकली अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लासिफिकेशन देखें, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। किस किस फॉर्म में? तो इलेक्ट्रिकल मशीन में एक हमारा रोटेटिंग मशीन होता है, एक हमारा स्टैटिक मशीन होता है। तो हमारा पहला ROTA रोटेटिंग मशीन है और दूसरा स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन है, ठीक है। अब रोटेटिंग मशीन का भी हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। आप चिंता ना करें, यह सारा माइंड मैप वगैरह हम तैयार करके आपको बाकायदा PDF के रूप में अवेलेबल करवा देंगे। तो रोटेटिंग मशीन के रूप में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हमारा अल्टरनेटर होता है या जनरेटर कह लीजिए, एक मोटर होता है। तो हम लोग एक मोटर को डिस्कस करेंगे, एक हमारा अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर कह लीजिए या इसी को हम लोग जनरेटर कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक मशीन में सिर्फ एक मशीन है जो कि हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आगे मोटर भी इसमें हमें दो प्रकार के मिलेंगे। देखिए, पहला मोटर जो हमें मिलेगा ना, वो हमारा DC वाला होगा। एक मिनट, पहला DC वाला होगा, दूसरा AC वाला होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटर भी दो प्रकार के, सेम एज इट इज DC एंड AC। और आपका पहला यूनिट जो है वो है DC जनरेटर। तो हम लोग इसमें DC जनरेटर के इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। अगले यूनिट में आपको DC मोटर पढ़ना है, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ना है। AC मशीन के बारे में, यानी कि ये सारा जो AC मशीन है ना, इसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। इसके बारे में हमें अगले सेमेस्टर में, यानी कि मशीन 2 का जब हम लोग लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम लोग आपको बता रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। आगे आ जाइए। देखिए, मोटर क्या है। तो मोटर को अगर सिंपल साफ शब्दों में डिफाइन करूं, अगर मैं अपने शब्दों में आपको बताऊं, तो मोटर देख लीजिए कि मोटर हमारा जो होता है ना, एक रोटेटिंग मशीन होता है। ठीक है, एक रोटेटिंग मशीन है। सपोज कर लीजिए कि ये एक मशीन है। ठीक है, अगर हम इसके इनपुट में, यानी कि यहाँ पे इनपुट में जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या निकलता है? मैकेनिकल। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही नया है, मैं जानता हूँ। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर एक हम टिपिकल मोटर की बात करें, ठीक है, ठीक है,
कुछ इस तरह का मोटर आपने देखा होगा। प्लीज़ मेरे हैंडराइटिंग को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये पेंटैब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आगे देखिए, अगर मान के चलिए ये मोटर है, ये इसका शाफ्ट है, शाफ्ट यानी जो घूमता है, जो रोटेट करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके टर्मिनल पे, ठीक है, इसका टर्मिनल होगा, इसके टर्मिनल पे अगर हम इनपुट पावर दें तो हमारा क्या होगा, ये शाफ्ट रोटेट करेगा, एक रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। सॉरी, हाँ, तो ये शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा और एक रोटेशनल मोशन हमें प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं इसके बारे में जो पॉइंट्स मेंशन है। अ मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको पहले हमने मोटर के बारे में बताया है, उसके बाद हम डीसी मोटर को डिस्कस करेंगे, अगले सेमेस्टर में एसी मोटर को डिस्कस करेंगे मशीन 2 में। तो सबका जो डेफिनेशन होता है लगभग सेम होता है। मोटर बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल एनर्जी को हमें देता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो एक चीज़ जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे चूंकि हम डीसी मोटर को पहले डिस्कस कर रहे होंगे यानी मशीन 1 में, तो डीसी मोटर के इनपुट में डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है। आई थिंक आपको पता होगा डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा होता है उसमें हमारा कुछ वेवफॉर्म अगर देखे होंगे तो कुछ इस तरह का स्टैटिक वेवफॉर्म आता है, वहीं एसी वाले में इस तरह से साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्रोवाइड होता है, मतलब मिलता है हमें। ठीक है, तो एसी डीसी में आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। आगे आइए देखते हैं। अब जनरेटर को देख लेते हैं। भाई जनरेटर क्या है, एकदम उल्टा है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट में दे रहे थे और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में मिल रहा था। जनरेटर जनरेट करता है। देखिए, जनरेटर कहना सही नहीं है, क्योंकि हम एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते। वी कांट क्रिएट द एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी आई थिंक आपको पता होगा कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपको हम सीधे शब्दों में ये बता देते हैं कि देखिए, जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और इसको हम लोग इसीलिए ऑल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, जनरेटर को हम लोग दूसरे भाषा में ऑल्टरनेटर कहते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे हम ऑल्टरनेटर लिख सकते थे देखिए, लेकिन आप लोग जनरेटर से बहुत अच्छे से फेमिलियर है। अभी तक आप अपने डेली लाइफ में हमेशा जनरेटर सुनते आ रहे हैं, तो ऑल्टरनेटर मुझे सही नहीं लगा, जनरेटर ज़्यादा रिलेटेबल है, इस वजह से मैंने जनरेटर का इस्तेमाल किया। लेकिन आप चाहें तो ऑल्टरनेटर लिख सकते हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑल्टरनेटर ही लिखिए। जितना ज़्यादा सुंदर शब्द रहता है उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो अ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे एक तब प्रोसेस उल्टा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। देखिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन जो टर्म है ना, ये इसलिए इस्तेमाल होता है अगर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल दोनों ही फॉर्म में एनर्जी का अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये जिस मशीन के द्वारा होता है, तो उस मशीन को हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस कहते हैं या मशीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जनरेटर जो है ये मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बदल देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो फॉर्म में करते हैं, एक रोटेटिंग मशीन, एक स्टैटिक मशीन। वो दोनों हमारा रोटेटिंग मशीन था, मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर रोटेट नहीं करता है, ट्रांसफार्मर स्टैटिक रहता है। उसमें हम लोग रोटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग रोटेट करते हैं। एक स्टेटर होता है जो स्टैटिक पार्ट है मोटर या जनरेटर में। ठीक, इसमें भी हम लोग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग,
लेकिन ये स्टैटिक पार्ट है, इसका कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता, मोशन नहीं करता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इसमें हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आउटपुट में मिल जाता है, तो बेसिकली हम इसका यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, और जाहिर सी बात है कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल देने पे इलेक्ट्रिकल ही मिल गया तो हम लोग इसका यूज करते ही क्यों हैं। देखिए इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें वेरिएबल वोल्टेज मिले। देखिए इसमें हम लोग दो काम कर सकते हैं, एक तो वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए 240 वोल्ट वोल्टेज है, हमको 420 वोल्ट चाहिए, तो वो तो हम कर सकते हैं। और वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि 400 वोल्ट वोल्टेज को 200 वोल्ट वोल्टेज में भी हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। अगर आपने एक रोचक चीज़ मैं बता देता हूँ, अक्सर जो है बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं जब ये बातें आपके समझ में आती है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने पावर के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल पावर, तो वो क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, यही होता है। अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ना, उसके केस में क्या होता है कि वोल्टेज मान के चलिए अप हो गया, वोल्टेज अप हो गया तो पावर भी तो बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो पावर को भी तो बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता है यदि करंट कांस्टेंट रहे तो। करंट को क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे करंट खुद ब खुद घट जाता है। यानी कि एक लाइन में अगर मैं आपको समझा दूं, देखिए मान के चलिए कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 200 वोल्ट वोल्टेज देते हैं, कितना, 200 वोल्ट, ठीक है। इसको हम लोग 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा करंट जो है 5 एम्पियर का था, क्या था, 5 एम्पियर का था, तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि करीब करीब 1000 वाट हमारा पावर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। और वही चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पावर को तो हम क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं ना, पावर को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, पावर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा डिवाइस बना लिया जाए जिससे हम लोग पावर क्रिएट करने लग जाएं, पावर क्रिएट करने का मतलब है एनर्जी क्रिएट कर लगने जाए, तो भाई गॉड और इंसान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इंसान और भगवान में तब तो अंतर ही नहीं रह जाएगा ना। इंसान एनर्जी को क्रिएट ही नहीं कर सकता है ना, वो नेचर के हाथ में है, ठीक है, वो नेचर के हाथ में है। तो हमारा पावर जो है किसी भी सूरत हाल में, इसमें कोई, एक मिनट, पावर में कोई भी कुछ नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट रहेगा, पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि भाई वोल्टेज बढ़ गया तो पावर भी बढ़ जाएगा। भाई यहाँ पे जो हमारा है करंट 2.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, 2.5 एम्पियर। अगेन आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको उतना मिल जाएगा। समझ में आया, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए डीसी मशीन के बारे में। अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे, मशीन के बारे में। मोस्ट स्पेसिफिक होके बोलूँ तो इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लासिफिकेशन हम जब करते थे तो वहाँ पे हम आपको दिखाए थे कि रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग या स्टैटिक, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, ठीक है। रोटेटिंग में भी आपको दो क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया कि डीसी मोटर और जनरेटर। और ये मोटर और जनरेटर क्या है, ये मशीन ही तो है, दो तरह के मशीन, एक तो डीसी मशीन और दूसरा एसी मशीन, ठीक है। तो
हम लोग इसमें डीसी मशीन को देखने वाले हैं। डीसी मशीन में भी डीसी जनरेटर को देखने वाले हैं, अगले यूनिट में डीसी मोटर को देखने वाले हैं। एसी को हम लोग इस सेमेस्टर में, इस सब्जेक्ट में बिल्कुल टच नहीं करने वाले हैं। एसी को हम लोग मशीन 2 में देखेंगे, ठीक है। आइए तो डीसी मशीन पर चर्चा करते हैं। भाई डीसी मशीन क्या करता है? सबसे पहला अगर डेफिनेशन एग्जाम में आए, देखिए इसको हम जानबूझ के खाली छोड़ें क्योंकि अभी तक आपको हम सारा कुछ लिख के प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी देख लीजिए, देखिए एग्जाम में आए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखना है कि भाई ये एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस? तो डीसी मशीन। डीसी मशीन है, मशीन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो हमें मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी। क्या मिल जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम लोग अगर हम यहाँ देख लीजिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो मैकेनिकल मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग मैकेनिकल दे देते हैं, मैकेनिकल दे देते हैं तो हमें कौन सा मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। आया समझ में? और डीसी मशीन कितने प्रकार के? तो डीसी मशीन 2 प्रकार के। कौन कौन सा? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। आया समझ में? तो आप पहला पॉइंट ये लिख देंगे कि डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये डाल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन मशीन या डिवाइस, हम लिख देते हैं। देखिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। देखिए हम इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शब्द बड़ा ही स्टैंडर्ड शब्द है। अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर उसमें आपके मार्क्स में कुछ प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखिए तीसरा पॉइंट में आप इसका क्लासिफिकेशन दे सकते हैं कि इट कैन बी फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरी। कौन कौन सा? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इतना सफिशियंट है। अगर आप लेक्चर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा है डीसी जनरेटर, ठीक है। एक मिनट, हमने डीसी जनरेटर, ओके, अच्छा हाँ। तो ये हमारा चूँकि यूनिट है डीसी जनरेटर का, तो भाई डीसी जनरेटर तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसके बारे में 3 4 5 पॉइंट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? देखिए हमारा पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि डीसी जनरेटर एक मशीन है। क्या है? डीसी जनरेटर या ऑल्टरनेटर, मैं बार बार कह देता हूँ, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग ऑल्टरनेटर भी लिखते हैं, ठीक। ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डीसी जनरेटर एक मशीन है जो कि क्या करता है, जिसमें अगर हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं, ऑब्वियसली मैकेनिकल इनपुट ही देंगे चूँकि ऑल्टरनेटर है, तो हमें ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, ठीक है। यानी कि हम इसके शाफ्ट को यदि घुमाएंगे, इसके शाफ्ट को अगर घुमाएंगे ना, तो ये हमको क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। जनरेटर आप सब देख रखे होंगे, आपके घरों में इस्तेमाल होता होगा, फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा, कॉलेज में तो होता ही है, बहुत बड़े साइज़ का होता है, ठीक है। तो छोटा जनरेटर भी ऐसे आई थिंक आप सब देख रहे होंगे, ट्यूबवेल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स आप नहीं लिख सकते हैं क्या? इसके एप्लीकेशंस को भी लिख सकते हैं ना, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। हमारे साथ घरों में जो शादियों में जनरेटर इस्तेमाल होता है, वो कैसा एनर्जी इस्तेमाल, मतलब वो कैसा आउटपुट देता है? वो एसी देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
और आपको एक पता की बात बता देते हैं। देखिए, हमारा मोटर या जनरेटर जो होता है ना, दोनों का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर डिज़ाइन वगैरह को कंसीडर ना करें तो बिल्कुल ही सेम होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट सेम कहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इन दोनों में सेम होती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को हम पढ़ेंगे तो डीसी मशीन के नाम से ही पढ़ेंगे, और दोनों कंस्ट्रक्शन मतलब एक ही कंस्ट्रक्शन आपको दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों जगह कंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम होता है। देखिए, आप अगर बचपन में ये देखे होंगे, मैंने तो हाई स्कूल में देखा था, एक प्रोजेक्ट बेस पे सबमिट किया था। देखिए, आप अगर मोटर को देखे होंगे, आपके पास डीसी मोटर होगा या फिर आप मार्केट से ला सकते हैं। उसमें क्या करिए कि आप फैन वगैरह कुछ लगा दीजिए, और जब हवा वगैरह चलता है ना तो उसके पास रख दीजिए ताकि उसका पंखी घूमने लग जाए। दूसरे साइड आप बल्ब लगा दीजिए छोटा वाला, तो बल्ब जलने लग जाएगा। यानी कि वो है तो मोटर, लेकिन अभी काम कैसा कर रहा है, डीसी जनरेटर की तरह, है कि नहीं। तो डीसी मोटर और जनरेटर दोनों ऑलमोस्ट सेम है अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर ना की जाए, ठीक है। अब जरा सा हम सिलेबस पे एक नज़र दे देते हैं कि भाई हमसे सिलेबस का डिमांड करता है, ऐसा नहीं कि भावनाओं में बहकर हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। देखिए, सिलेबस को हम इसमें जो है पूरा सिलेबस आपको डिस्कस नहीं करने वाले। अब मैंने बहुत से टीचरों को देखा है कि एक बार में ही कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग भूल जाते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। अभी हम जितना आपको बताने वाले हैं उससे रिलेट करके सिलेबस को हम कुछ इस तरीके से, माफ़ी चाहूँगा ये इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसका जो ओरिजिनल इमेज है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पेन नहीं चलने वाला, ठीक है। देखिए, ये हमारा डीसी जनरेटर है, ये मशीन वन। मशीन वन में हमको क्या पढ़ना होता है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। डीसी जनरेटर में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन वगैरह पढ़ना है, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों के माइंड मैप्स मैंने पहले ही बना दिया। देखिए, इंट्रोडक्शन तो हम आज इस लेक्चर में ही कवर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एक स्टेटर, आर्मेचर वगैरह के बारे में देखेंगे, और इससे संबंधित और भी जो सारे टर्म हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, आपके लिए जो है, हम लोगों को ये लेक्चर शूट करने में और ये सारी चीज़ें अरेंज करने में बहुत ही मेहनत लगता है, और हमको मतलब इसके लिए मोटिवेशन बिल्कुल आप ही से मिलता है। तो आप हमको जब तक सपोर्ट करते रहेंगे, हम मोटिवेटेड होके आपके लिए ये काम करते रहेंगे। आप हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों तक जो है ये कंटेंट प्रोवाइड होती रहे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए आप भी इस मुहिम में जुड़ जाइए। और अभी तक आपने लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।